हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशन तक समझा। केमिकल इक्वेशन क्या थी? किसी भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को जब आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे थे, बहुत सारे एलिमेंट जो टेक पार्ट कर रहे हैं, जो कंपाउंड बन रहे हैं या कंपाउंड जो टेक पार्ट कर रहे हैं, उन सबके सिंबल्स यूज कर रहे हैं। एरो से सेपरेट कर रहे थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हुआ करते थे या प्रोडक्ट, उन्हें प्लस से सेपरेट करते थे। सभी की स्टेट मेंशन करते थे, एब्रीविएशन यूज कर रहे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। आज हम सीखेंगे व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एक इक्वेशन लेते हैं हम, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक केमिकल इक्वेशन में कितना अंतर है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन always obeys law of conservation of mass। ये कैसे प्रूफ होगा, ये कैसे ओबे करेगी कोई केमिकल इक्वेशन? तो उसके लिए बैलेंसिंग जरूरी है। तो बैलेंसिंग क्या है? बैलेंसिंग का मतलब ये कि जितने भी रिएक्टेंट में एटम्स टेक पार्ट कर रहे हैं, उतने ही एटम्स आपको प्रोडक्ट साइड दिखने चाहिए। यानी इस इक्वेशन में हमेशा LHS किसके इक्वल होना चाहिए? RHS के। इक्वेशन ही है, जैसे मैथमेटिक्स में आप जब प्रूफ करते हो कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो ऐसे ही यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हो, हमेशा इक्वल होने चाहिए किसके? प्रोडक्ट में इन्वॉल्व जितने भी स्पीसीज या एटम्स हैं। जैसे यहाँ नाइट्रोजन के आपको 2 एटम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 1। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आप यहाँ करेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रपोर्शन या फिक्स्ड रेशो नहीं बदल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा किसी भी फार्मूले के, और ये इसका साइज इन्हीं के बराबर है, एलिमेंट्स के साइज के बराबर। ये जो आपको दिख रहे हैं सब्सक्रिप्ट, ये आपको छोटे छोटे दिखेंगे, लेकिन इसका साइज एटम्स के बराबर लिखा जाएगा। इसे कहा गया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, या इतना भी याद रह जाए, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो आगे जितने भी एटम्स दिख रहे हैं सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि नाइट्रोजन के कितने एटम हो गए? 2, और 3 2 जा 6 कितने एटम हो गए? हाइड्रोजन के 6 एटम। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के दिख रहे हैं वो 2 एटम्स हैं। तो आप 3 कोफिशिएंट अगर यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, 3 2 जा 6। एक बार में नहीं समझ में आता है, जिस मेथड से मैं बता रहा हूं उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो कोशिश करते हैं, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो कोशिश कैसी? फिर से एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर। आप इवन ऑड का रूल खेल रहे हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड के दौरान जब आप बैलेंसिंग करते रहे तो आप देखें कि कौन सा आइटम ऑड नंबर में है, बस उसे ही इवन बनाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे रिएक्शन बैलेंस होगी। एक बिगड़ेगा तो दूसरे को सुधारने के चक्कर में ना, एक को सुधारने के चक्कर में दूसरा बिगड़ेगा, तो उसको सुधारने जाएंगे तो तीसरा बिगड़ेगा। अल्टीमेटली आप सब पे नजर रखेंगे और बैलेंसिंग हो जाएगी। कैसे? हाइड्रोजन एटम यहाँ 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, दोनों तरफ, तो ये इवन नंबर्स में ही है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आप एक कोफिशिएंट इंक्लूड करते हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होता है ऑक्सीजन, तो डबल हो जाता है, यानी ऑड से इवन हो जाता है 2 से मल्टीप्लाई होने पे। तो ये ऑक्सीजन तो बैलेंस। अब यहाँ हाइड्रोजन डिस्टर्ब हुआ, 2 2 4, तो आप यहाँ इंक्लूड करिए 2, बैलेंस। तो आप देख लें सारे एटम्स। तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर है जो सभी के नंबर से क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी जहाँ सब्सक्रिप्ट जो लगे हुए हैं इन सब से ये मल्टीप्लाई होगा नंबर, कोफिशिएंट। और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऐसे केस में आप सारे एटम्स अगर एक बार ऑब्जर्व कर लें, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ भी 2 एटम्स हैं, बराबर है। सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 + 1, यहाँ पे 2 + 1, यानी ऑड नंबर में है। तो ऑड ये बना रहा है कि ये, तो ऑड ये बना रहा है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट इंक्लूड करिए। तो जैसे कोफिशिएंट इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑड से इवन तो हो जाएगा, लेकिन कौन डिस्टर्ब हुआ यहाँ से?
हाइड्रोजन, टू टू जा 4 और यहाँ कितने 2, तो आप फिर इंक्लूजन करिए किसका 2 का, तो ये 4 तो हुआ लेकिन डिस्टर फिर हो गया सल्फर, क्योंकि सल्फर कितने थे 1, अब 2 1 जा 2 और यहाँ सल्फर 1, तो फिर आप इंक्लूड करिए क्या 2, तो यहाँ पे सल्फर डबल हो जाएंगे, यहाँ भी सल्फर डबल है। अब फाइनली आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, देखें 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 और यहाँ पे 2 है तो इंक्लूड कर दीजिए 3। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। कैसे, आप सभी को एक बार और आखिरी बार ऑब्जर्व करिए। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, सल्फर 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, बैलेंस हो गई। ये वाली रिएक्शन अगर एक बार नहीं समझ में आई तो फिर आप रिपीट करें। हमें दी गई थी H2S प्लस O2 गिव्स SO2 प्लस H2O। एक ये केमिकल इक्वेशन है। क्या दोनों तरफ के एटम्स इक्वल हैं? नहीं, इसीलिए इसे केमिकल इक्वेशन कहेंगे। आफ्टर द बैलेंसिंग इसे अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, जो ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। A chemical equation which obeys law of conservation of mass, in which number of atoms taking part in reactant always equal to number of atoms taking part or yielding in product। जो फॉर्म हो रहे हैं वो एटम्स और जो टेक पार्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके नंबर्स अगर इक्वल रहे तो इसे बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है। अब फिर से एक बार यही वाला एग्जांपल हम देख रहे थे। यहाँ सभी पहले एटम्स को ऑब्जर्व करिए, तो हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं, यहाँ भी 2 है, इक्वल है। सल्फर 1 1 इक्वल है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ 2 प्लस 1 यानी 3 एटम्स है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो यहाँ पे ऑड ये है कि ये है, तो ये तो इवन नंबर है, लेकिन ये ऑड है, तो इसे आप डबल कर दीजिए। जैसे डबल करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो इवन में आएगा, लेकिन डिस्टर्बेंस किस पे आएगा? हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ 2 है, तो आप कोफिशिएंट कितना लाएंगे 2। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन डिस्टर्ब कौन होगा? सल्फर में। यानी एक साथ नजर रखिए कि एक बन रहा है तो एक बिगड़ भी रहा है, तो बिगड़ने वाले को देख रहे हैं कि वो कितना हो गया डबल, तो यहाँ भी आपने डबल किया। तो अब फाइनली आप ऑक्सीजन पे नजर रखें तो 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। ये मल्टीप्लाई होता है, और एक से ज्यादा अगर रहेंगे फॉर्मूले तो उनमें ऐड होगा। जैसे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 आया है तो ये ऐड होंगे, लेकिन ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जो आपका नंबर्स आ रहे हैं एक से ज्यादा, उनमें एडिशन होगा। सुनाई दे रहा है? अब आते हैं इसमें कि फाइनली ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ हो गया कितने 6 और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं 2, तो आपने इंक्लूड किया 3 3 2 जा 6। अब फाइनली ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with carbon dioxide to give CaCO3, that is calcium carbonate plus water। जो ये पैरेंथेसिस या ब्रैकेट होता है, इसका मतलब इसके बाहर वाले नंबर से इनके नंबर्स यानी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे। तो जैसे यहाँ पे कैल्शियम का कितना एटम है 1, यहाँ भी कितना है 1, टेंशन नहीं इसकी। ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 2, तो टोटल ऑक्सीजन कितने आपको दिखाई दे रहे हैं 4, और हाइड्रोजन कितने हो गए 2, कार्बन 1, वहां भी 1। तो किसकी दिक्कतें नहीं दिख रही हमको अभी फिलहाल? कैल्शियम बराबर है ऑक्सीजन 2 2 प्लस 4 होगा इधर, और इधर देखिए 3 प्लस 1, यहाँ भी 4 है। हाइड्रोजन ये भी 2 है, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और कार्बन 1 है, यहाँ भी 1 है। यानी इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सारे एटम बैलेंस है। कैसे? यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ठीक है। कार्बन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है।
जल्दी दिख रहा है, फिर आराम से देख रहे हैं। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 + 2 4, यहाँ ऑक्सीजन 3 + 1 4, हाइड्रोजन डबल, और आखिरी एटम कौन? कार्बन 1। तो ये रिएक्शन कैसी है? बैलेंस्ड। तो कई बार ऐसा होता कि आपको नीड नहीं रहती है, तो पहले एक बार सभी एटम्स को देख लिया करें, फिर बैलेंसिंग स्टार्ट करें। ये नहीं कि पहले ही शुरुआत में सब जगह स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डालने लगे, नहीं, रिएक्शन कई बार बैलेंस्ड होती है। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, AgNO3, इसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्ट करे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से, तो बन रहा है NaNO3 + AgCl। यहाँ भी आइटम्स को आप पहले ऑब्जर्व कर लें कि रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो बैलेंसिंग करेंगे, अगर बैलेंस्ड है तो फिर कोई जरूरत नहीं। सिल्वर 1 बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन 1 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 3 बैलेंस्ड है, सोडियम 1 क्लोरीन 1। इसे भी नीड नहीं है क्या करने की? बैलेंस करने की। तो ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल में, HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और बना रहा है प्रोडक्ट में कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो। इसे फिर ऑब्जर्व करेंगे, 1 हाइड्रोजन के एटम दिख रहे हैं 1, और यहाँ पे है 2, ऐसा नंबर दिख रहा है ऑड, ये ध्यान रखिएगा। और इधर देखें अगर हाइड्रोजन तो 2 दिख रहा है मुझे, तो ये इवन नंबर में है, दिक्कतें इधर ही दिख रही हैं। तो ये ऑड ये प्रोवाइड कर रहा है, तो इसे आप डबल करिए। तो जैसे डबल करेंगे तो ये 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4, और यहाँ पे तो 2 ही दिख रहा है मुझे, तो आप इसे डबल करिए तो ये भी कितने हो जाएंगे? 4। अब यहाँ से डिस्टर्बेंस ऑक्सीजन में आएगा, तो टोटल अगर सम करें ऑक्सीजन का, तो यहाँ 3 × 2 = 6, ये नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, मैंने आपको यहाँ भी बोला था इसके पहले पैरेंथेसिस में, 3 × 2 = 6, यानी ये 6 हुए, और 2 ये हो गया टोटल एटम कितना? 8, किसका? ऑक्सीजन का। अब इधर ऑक्सीजन देखें अगर आप, ये देखिए कोफिशिएंट इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा 3 × 2 = 6, और यहाँ 2 × 1 = 2, तो ये हो जाएंगे टोटल 8। यानी इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन बैलेंस है। यानी किन किन को आप बैलेंस कर चुके हैं? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, 2 एटम बैलेंस हो गए। अब आते हैं किसमें? नाइट्रोजन में। तो यहाँ पे 2 × 1 = 2, यानी नाइट्रोजन के टोटल एटम कितने हैं? 2। और इधर देखें तो ये नंबर अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ 1 है इंटू 2, यानी नाइट्रोजन यहाँ भी कितने हैं? 2, बैलेंस है, यानी नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब बचा कौन एटम? कैल्शियम। तो यहाँ कैल्शियम कितना दिख रहा है? 1, और यहाँ भी कितना दिख रहा है? 1। अल्टीमेटली ये रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस्ड। बहुत सारी रिएक्शंस आपकी किताब में है, एक्सरसाइज में है, तो जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं उन्हें बैलेंस करिए। जहाँ डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, तो फिर से 7 एग्जाम्पल और मैं दूंगा, जैसे अगले वीडियो में फिर बैलेंसिंग में दिक्कत आए तो मैं 5-6 और एग्जाम्पल लूँ। ठीक है, तो ये ऐसी मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा बनेगी। ठीक है, मुझे आती है, इससे आपको आ जाएगी ये नहीं जरूरी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपसे आएगी। जैसे मुझे है ना प्रैक्टिस से आई है, तो वैसे आप भी प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे आएगी। अगले टॉपिक में चलते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी, उन केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स देख लें। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टोटल आप जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पाएंगे, उनमें
5 तरीके की हैं इस साल हमें। उससे जरूरी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा कि इस साल अगर केमिस्ट्री में क्लास 10th में सबसे जरूरी अगर कुछ है वो है एक्टिविटीज। तो अगले वीडियो में मैं सारी एक्टिविटीज कवर करने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो में आपको सारे टाइप्स समझने हैं। तो टोटल 5 को अगर आप समझें पूरे चैप्टर तक जाएंगे तो आप डेफिनेशन निकालना, एग्जाम्पल निकालना अभी, फिर एक्टिविटीज को सेपरेट हम पढ़ लेंगे। यानी शुरुआत से अगर हम समझें कि लास्ट वीडियो से स्टार्ट करें और यहाँ तक की, तो पहले केमिकल क्या होते हैं वो समझे, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं वो हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में। इसमें आप हम समझ रहे हैं कि बैलेंसिंग कैसे होती थी वो भी हमने देखा। और भी एग्जाम्पल लेने हैं वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, अगले वीडियो में और भी एग्जाम्पल मैं बता दूंगा। फिर भी आपको अगर आने लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, डाउट रह जाएंगे तो आप है ना कमेंट करिएगा, बताइएगा कि अभी भी मुझे दिक्कतें आ रही हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार हम सारे नाम सुन लें फिर एक एक करके चलेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट है, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा रेडॉक्स, जिसे हमारी किताब में ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा है। क्योंकि वो दोनों एक साथ ही होती हैं प्रोसेस, इसलिए उसे कॉमनली रेडॉक्स कहा जाता है। तो यानी टोटल 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे साथ रहेंगी इस साल। तो उनमें सबसे पहली है कॉम्बिनेशन, दूसरी डिकम्पोजिशन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवी रेडॉक्स यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए तो पहले वाले में चलते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छा है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और कंबाइन होके केवल एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, when two or more reactants combine together to form a single product. Repeat कर रहा हूं, when two or more reactants combine together to form a single product, it is known as combination reaction. एग्जाम्पल आपकी किताब से उठा रहा हूं मैं। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर में डाला जाए तो ये बनाता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइम को डिजोल्व किया रहा है वाटर में तो बन रहा है लाइम वाटर। क्विकलाइन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम, इसका नाम स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है? जी हाँ। यहाँ पे आपको 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं और वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इसे हमने नाम क्या दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल, कार्बन बर्न्स विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कितने रिएक्टेंट हैं, 2 और प्रोडक्ट कितने हैं, 1 सिंगल। तो when 2 or more reactants combine together to form a single product, it is known as combination reaction. इसके बाद दूसरे टाइप में चलते हैं जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन इट इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो आपने अभी कुछ देर पहले कॉम्बिनेशन में देखा है, जस्ट इसका उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिंगल रिएक्टेंट को सर्टेन फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करोगे, वो डिकम्पोज होगा और 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट देगा। अगर आसानी से नहीं समझ में आया, अ सिंगल सबस्टेंस डिकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स, यानी अपोजिट है बिल्कुल। जहां वहां पे 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट लग रहे थे और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, यह सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, कैल्शियम कार्बोनेट को लिया मैंने, उसे हीट सप्लाई की तो वो डिकम्पोज होके 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल है, जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट को लिया, इसे भी हीट दी हमने, तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हर बार ये जरूरी नहीं कि 2 ही बनेंगे प्रोडक्ट, 2 या 2 से अधिक बन सकते हैं। When a single reactant decomposes to give 2 or more products in the presence of form of energy, जब तक आप किसी न किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज नहीं करेंगे तो ये सबस्टेंस डिकम्पोज नहीं होगा। आइदर हीट, इलेक्ट्रिसिटी,
सनलाइट, यानी किसी न किसी सर्टेन टाइप की एनर्जी अगर आप उस सबस्टेंस में डालेंगे तभी तो वो ब्रेक डाउन होगा। तो व्हेन सिंगल सबस्टेंस ब्रेक्स इनटू टू आर मोर सिंपलर प्रोडक्ट इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक अकेला कई में टूट जाए तो वो क्या है, डिकम्पोजिशन। और जब कई मिलके एक बनाए तो वो कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों जो आपने अभी पहला पढ़ा था कॉम्बिनेशन और दूसरा पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन, इट इज बोथ आर अपोजिट टुगेदर। ठीक है, आगे चलें। थर्ड वाले में आते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो टाइप्स यानी डेफिनेशन एग्जांपल अभी कवर कर रहे हैं, फिर एक एक एक्टिविटी समझेंगे ये कैसे हो रहे हैं, तो वहां कलर चेंज और सारे ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। अभी केवल हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशन और एग्जांपल कवर कर लें। अब आ रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां पे ऐसा होगा कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा जो किसी कंपाउंड से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे आपको अगर दो एलिमेंट दिख रहा है तो ये कंपाउंड हुआ, और सिंगल एलिमेंट दिख रहा है तो वो एलिमेंट ही है, यानी सिंगल सिंबल रिएक्टेंट कैसा दिखेगा, एलिमेंट का, और दूसरा क्या दिखेगा, कंपाउंड। और जब बनने वाले में आपको दिखेगा तो यहाँ पे भी आपको एक कंपाउंड और एक एलिमेंट दिखेगा। ये पहचान की, आइडेंटिफिकेशन की बात हुई। नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप समझते हैं कि जैसे आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला जा रहा है तो कुछ देर बाद आयरन सल्फेट मिल रहा है और कॉपर सेपरेट होता हुआ दिख रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए आप जब थर्ड चैप्टर में जाएंगे तो एक पेज है 44, पेज नंबर 44, थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में पेज नंबर 44 में समझाया गया है कि एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल उस एक्टिविटी सीरीज में टॉप में है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ऐसे करके सीरीज है। तो इस सीरीज में जहां तक आप जैसे नीचे जा रहे हो तो जैसे पोटेशियम में मोस्ट रिएक्टिव होगा, फिर उससे कम सोडियम, फिर सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से नीचे मैग्नीशियम। तो ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, उस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको जो एग्जाम्पल इस चैप्टर में उन्हें आप याद रखेंगे वो ये है कि आयरन मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो आयरन डिस्प्लेस और 3 चैप्टर लगातार बहुत जरूरी टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। तो अभी थोड़ा सा अगर बेसिक सीख ले कि इसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी दूसरी मॉइटी से खुद जुड़ जाएगा और ये डिस्प्लेस होकर निकल जाएगा। व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी आप दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे जिंक आयरन सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ रिएक्शन के बाद ये मोर रिएक्टिव मेटल है और ये लेस, तो इसे डिस्प्लेस कर देगी और खुद जुड़ जाएगी सल्फेट के साथ और आयरन सेपरेट। सो व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एक एलिमेंट कंपाउंड से रिएक्ट करेगा और उसकी मोइटी को सेपरेट करा देगा और खुद उसके साथ जुड़ जाएगा। ये सारी रिएक्शंस के मैकेनिज्म भी लूंगा मैं, एक बार एक्टिविटीज चालू हो जाएंगी अगले वीडियो में। तो अभी फिलहाल हम क्या कवर कर रहे हैं, डेफिनेशंस विथ एग्जांपल। डेफिनेशंस एग्जांपल, तो अगर नोट्स तैयार कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात कि आप सबसे पहले केमिकल्स जाने, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर केमिकल इक्वेशंस क्या हैं, फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, उनके एग्जांपल, बैलेंसिंग कैसे होती है। नाउ द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, और इन्हीं की डेफिनेशन और एग्जांपल पकड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एक तरफ से डेफिनेशन और एग्जांपल लिख लेंगे और इन्हें समझ लेंगे, फिर डिटेल में इनके ऊपर जाएंगे हम लोग। तो फोर्थ आपको जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मिलेगी वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, यहां एक कंपाउंड होगा और जो कंपाउंड है वो कंपाउंड से ही रिएक्ट करेगा। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, यानी आइडेंटिफिकेशन। जब दो कंपाउंड आपको दिखे रिएक्टेंट साइड और बनने वाले प्रोडक्ट में भी आपको दो कंपाउंड दिखे। अभी इसके पहले डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक एलिमेंट था, एक कंपाउंड था, फिर कंपाउंड और एलिमेंट बन रहा था। यहाँ
रिएक्टेंट में भी तो कंपाउंड दिखेंगे, प्रोडक्ट में भी कंपाउंड दिखेंगे। यानी आइडेंटिफिकेशन देखते से पहचान जाओगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस में ऐसा रहता है कि आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको एग्जांपल में देखते से ही समझ में आ जाए कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे कि इसमें होता है कि कंपाउंड आयंस में कन्वर्ट होते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, ये कंपाउंड है, एक से ज्यादा एलिमेंट दिख रहे हैं। फिर दूसरा आपका सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ भी क्या है, सोडियम क्लोराइड। जहां एक से ज्यादा नाम प्रोनाउंसिएट हो रहे हैं इसका मतलब वो कंपाउंड है। सिल्वर नाइट्रेट, एक से ज्यादा नाम आए। फिर सोडियम क्लोराइड, एक से ज्यादा नाम आए। प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड। फिर उसके बाद सोडियम नाइट्रेट, जहां एक से ज्यादा नाम प्रोनाउंसिएट हुए या एक से ज्यादा एलिमेंट आपको दिखे, कंपाउंड है। ये पिछले वीडियो में भी बताया गया था। अब यहाँ पे इन्हें अगर आयंस में तोड़ना आ जाए हमें, तो इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है। आयंस को याद रखने के लिए क्लास 9th में 3rd चैप्टर में पेज नंबर 37 उसमें एक टेबल है, टैबुलेट फॉर्म में आपको आयंस दिए गए थे। वो आयंस आप हर हालत में याद रखिए, फिर सारे मैकेनिज्म धीरे धीरे आपको एक्टिविटीज में समझ में आने लगे। ये केमिकल रिएक्शंस आप खुद बना पाएंगे, सारे फार्मूले आप खुद बना पाएंगे, उस पर मैं बात करूंगा। पहले इनके टाइप्स आप समझ लें। तो जैसे इसे मैं डिकम्पोज करूं तो वो 9th क्लास में हमें बताया गया था, ये सिल्वर आयन की वैलेंसी है Ag+, नाइट्रेट होता है NO3 निगेटिव। सोडियम डिकम्पोज होगा तो आयनिक फॉर्म में होता है Na+, क्लोराइड होता है Cl निगेटिव। अब इसकी डेफिनेशन के लिए मैंने इन्हें डिकम्पोज किया है। यहां पे ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे आयंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स के बीच में आयनिक एक्सचेंज हो जाए। जैसे इसकी टोपी इसके साथ, इसकी टोपी इसके साथ। अभी सिल्वर नाइट्रेट के साथ जुड़ा था, अब उसके निगेटिव के साथ, यानी इसका पॉजिटिव उसके निगेटिव के साथ। अपोजिट चार्ज ही अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो अगर आप देखेंगे ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ चला गया और ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ। कन्वेंशनली पॉजिटिव को पहले लिखा जाता है, निगेटिव को बाद में। जैसे Ag+ Cl निगेटिव, ये बन गया AgCl, सिल्वर क्लोराइड। और सोडियम पहले लिखा गया कन्वेंशनली, सोडियम नाइट्रेट। तो ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि एक से ज्यादा जो आपको कंपाउंड दिखे, यानी दो कंपाउंड रिएक्ट करते दिखे और दो ही प्रोडक्ट में दिखे। ये भूले ना हो कि इधर वाले रिएक्टेंट हैं, इधर वाले प्रोडक्ट हैं। तो जब दो रिएक्टेंट में भी दिखे कंपाउंड और दो प्रोडक्ट में भी दिखे, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे आयंस। एक एग्जांपल में ना समझ में आओ, दूसरा देखिए। जैसे अगर आपके पास बड़ा सा ले लें अपन BaCl2, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट। यहां पे अगर इन आयनों को मैं तोड़ूं तो यहां बेरियम 2+ होता है, क्लोराइड Cl निगेटिव होता है, सोडियम Na+ और SO4 2 निगेटिव। यहां पे इन्हें एक्सचेंज कर दीजिए। ये पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ जुड़ेगा तो ये वैलेंसीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, और बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो फार्मूला बनेगा BaSO4, नाम बेरियम सल्फेट बन गया पहला। अब इन दोनों को आप आपस में इंटरेक्ट कराइए पॉजिटिव निगेटिव के साथ। कन्वेंशनली सोडियम को आप पहले लिखेंगे, ठीक है, और क्लोराइड को बाद में। तो सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे चार्जेस और ये न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। आयंस का एक्सचेंज होना क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद लास्ट टाइप आज सुन लें, इसके बाद अगले वीडियो में आपको इन्हीं सारी एक्टिविटीज को, इन सारी रिएक्शंस को फिर एक बार फिर कवर करूंगा। एक है ना, कॉम्बिनेशन को डिटेल में जाएंगे, फिर उसमें जितनी भी एक्टिविटीज कवर हो रही हैं उन्हें देखेंगे। फिर अगली एक्टिविटीज जो भी डिकम्पोजिशन पे है। अब 5th पॉइंट जो यानी 5th टाइप ऑफ रिएक्शन जो दिख रही थी आपको, रिडॉक्स रिएक्शन, जो हमारे किताब में किस नाम से लिखी हुई है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसलिए उनसे एब्रीविएशन ले लिया गया है। ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लिया गया, रिडक्शन से रेड ले लिया गया, दोनों कंबाइन करके दिया गया है तो रिडॉक्स। व्हेन देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन।
ये एक फ्रेज होती है। तो इस हिसाब से अगर समझें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ में ही होता है, इस कारण से इसे नाम दे दिया गया है रिडॉक्स। एग्जाम्पल, अगर इंडिविजुअल देखें ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सबस्टेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसी का रिवर्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सबस्टेंस इज नोन एज रिडक्शन। तो किसी में ऑक्सीजन का जुड़ना उसका ऑक्सीडेशन, किसी से ऑक्सीजन का रिमूव होना उसका रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड एक सबस्टेंस है, इसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन से, प्रोडक्ट में बन रहा है कॉपर और वाटर। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को ऑब्जर्व करिए, आसानी समझ जाएंगे रिएक्टेंट में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। यहां देखिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है इससे ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है। तो रिमूवल दिख रहा है मुझे ऑक्सीजन का, यानी इसका हो रहा है रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ने के बाद आप वाटर देख रहे हैं, यानी आप हाइड्रोजन को जब देखते हैं और इस वाटर को देखते हैं, दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है और इसमें ऑक्सीजन है, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब ये है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, और जिससे किसी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो उसे रिडक्शन कहते हैं। एग्जांपल और एक ले लेते हैं, आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वाटर बन दिख रहा है। अब यही बताएं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है अभी नहीं, लेकिन प्रोडक्ट में दिखा, तो यानी एक इससे समझ में आया कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ चुका है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जब भी एक सबस्टेंस का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो पक्का है दूसरे का क्या हो रहा होगा रिडक्शन। यानी ये दोनों प्रोसेस हमेशा साथ में होती है, इसलिए रिडॉक्स बोला जा रहा है। तो एक को भी प्रिडिक्ट कर लोगे, एक को भी पहचान लोगे, तो पक्का है दूसरे का क्या हो रहा है रिडक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में हमेशा जिससे ऑक्सीजन रिमूव होता रहे तो उसे आपने क्या कहा कि उसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका मतलब उसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और भी एग्जाम्पल्स लूंगा मैं, ठीक है, लेकिन अभी जो प्रायोरिटी है आपकी वो है कि सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन एग्जांपल, डेफिनेशन एग्जांपल, एटलीस्ट 2, यानी डेफिनेशन के बाद 2 एग्जांपल सभी के लिख लेने हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम सारी एक्टिविटीज और इन्हीं का इलैबोरेशन करेंगे और डिटेल में समझेंगे एक एक इंडिविजुअल को। तो आज के लिए नोट्स जैसे आप तैयार करें, तो आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डालें, बैलेंसिंग को आप प्रैक्टिस में रखें, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन एंड टेक्स्ट में है आगे एक बार प्रैक्टिस करें। कुछ अगर डाउट रह जाए तो बताएं हमें। धन्यवाद।